Students, good morning. Today we will discuss the two rest properties of solution, colligative properties. One is the depression in freezing point, other is the osmotic pressure. So first of all, you will write the value of Kb, ebullioscopic constant. It is a thermodynamic derivative formed by the different calculation. Kb is equal to RTB square divided by 1000 LV, or you may write mRTB square divided by 1000 into delta H vaporization. Here TB is equal to boiling point of solvent, boiling point of solvent. M is the molar mass, M is the molar mass of solvent or solute, solvent, molar mass of solvent. Delta H vaporization, it is the enthalpy of vaporization, enthalpy of vaporization, enthalpy of vaporization per mole of solvent, per mole of solvent, ठीक है. And LV is equal to latent heat of vaporization, latent heat of vaporization, latent heat of vaporization per gram of solvent, per gram of solvent. तो जब latent heat of vaporization के फॉर्म में लिखेंगे तो पर ग्राम, और जब इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो पर मोल हो जाएगा. तो यहाँ क्या मोलर मास की बात आ जाएगी. यहाँ क्या है पर ग्राम, तो पर ग्राम यहाँ मोलर मास की बात नहीं आएगी. अब आइए हम लोग आते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो नेक्स्ट पॉइंट आप नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी. ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है. अब इस चीज़ को समझने के लिए आप पहले ये नोट करोगे कि व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सबस्टेंस. तो फ्रीजिंग पॉइंट को आप लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज़ दैट टेम्परेचर. आप लिखोगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज़ दैट टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज़ दैट टेम्परेचर, is that temperature at which the liquid and its solid state exist in equilibrium. ये इक्विलिब्रियम है with each other. इसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं. When the non-volatile solute is dissolved, अब मान लो कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है, तो लिखेंगे व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड, सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन प्योर सॉल्वेंट, इन प्योर सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? कम होगा कि ज़्यादा होगा? डिक्रीजेस. वेपर प्रेशर क्या होंगे? डिक्रीज होंगे. अब मान लो इफ़ हम मान कर चलते हैं इफ़ टी फाइनल नॉट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट, इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टी इनिशियल, मान लीजिए टी इनिशियल इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉल्यूशन. तो यहाँ क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा किससे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट से. तो यहाँ क्या कर देंगे? टी इनिशियल का टी आई कर देते हैं, टी आई इज़ लेसर दैन टी एफ नॉट मान देते हैं. प्योर सॉल्वेंट का
फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जब उसमें कोई सॉल्यूट मिला देंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अब देखिए इसको ग्राफिकली आप देख सकते हो इस तरीके से कि मान लो इधर लेते हैं वेपर प्रेशर, इस एक्सिस पर लिए वेपर प्रेशर और इस पर ले रहे हैं आप टेम्परेचर ले रहे हैं। अब देखो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का ये इसका हो गया वेपर प्रेशर। अब जैसे ही इसमें कोई सॉल्यूट डाल दिए तो ये क्या हो गया, अब यहाँ देखो लिक्विड सॉल्वेंट का ये हो गया, और इसका अगर फ्रोजन सॉल्वेंट लें तो इसका होगा फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये होगा। इस जगह पे ये दोनों मैच कर गया, तो वेपर प्रेशर ऑफ द फ्रोजन सॉल्वेंट मतलब ये सॉलिड स्टेट, और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर यहाँ क्या है, कॉमन है। अब जैसे ही इसमें कोई सॉल्यूट मिला गया तो सॉल्वेंट किस में चेंज कर गया, सॉल्यूशन में। वेपर प्रेशर इसका क्या होगा, डिक्रीज किया। वेपर प्रेशर ये सॉल्यूशन बना, जब इसमें सॉल्यूट ऐड किए तो सॉल्वेंट किस में हो गया, सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। वेपर प्रेशर इसका क्या किया, डिक्रीज कर गया। अब यहाँ देखो ये इसका था, मान लो कि फ्रीजिंग पॉइंट था इस जगह पर, ये प्योर सॉल्वेंट का, और ये हो गया किसका, टी मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, ये हो गया सॉल्यूशन का। तो यहाँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ ना, तो डेल्टा टी एफ कर दें। डिप्रेशन कितना हुआ, टी इससे घटा तो टी एफ माइनस टी आई हो गया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस किया। यही क्या कहलाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट which is directly proportional to आप लिखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा टी एफ ये किसके बराबर है, डेल्टा पी मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ले लेंगे। अब यहाँ देखो डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू एन बी बाई क्या हो जाएगा, एन ए। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोललिटी ऑफ द सबस्टांस। के एफ को बोलते हैं हम लोग मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसको बोला जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये हो गया कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ ये के एफ का वैल्यू डिपेंड्स ओनली अपन, लिखेंगे आप के एफ वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। के एफ का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पर। अब आइए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करें। ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर आप नोट करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर ये लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लिखते हैं कैसे, पाई से लिखते हैं। ये क्या बात है भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या आप इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसमें एक ज़रूरी चीज़ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आप देख रहे हो ये हमारा स्किन भी जो क्या है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोग चाय को बनाते हैं और चाय को छानते हैं तो क्या होता है, सॉल्वेंट नीचे आ जाता है लेकिन सॉल्यूट जो चाय पत्ती है वो ऊपर रह जाती है। तो ठीक उसी तरह से अगर कोई ऐसा मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को पास करे और सॉल्यूट को रोक दे तो ये क्या हो गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ओनली इट गिव्स पैसेज टू द सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट को जाने देता है, पैसेज फॉर सॉल्वेंट
लेकिन सॉल्यूट को क्या करता है, रोक देता है, सॉल्यूट को हिंडर कर देता है। सॉल्यूशन में अब ये इसका भी क्या कारण है भाई, तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हो गए, एक सॉल्यूट और दूसरा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अब आपसे पूछेगा कि इसका साइज ज़्यादा है, तो सॉल्यूट बिगर इन साइज, बिगर इन साइज तो इसको क्या करता है, रोक देता है। ये स्मॉलर इन साइज है तो इसको क्या करता है, पास कर देता है। यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसे मेम्ब्रेन हैं जो सॉल्वेंट पार्टिकल को परमिट करते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर परमिटेड, परमिट किया जाता है, परमिटेड, एंड रेस्ट आर ब्लॉक्ड। अब मान लो कि सेमी परमेबल, आप मान लो कि ये एक हम लेते हैं, ये एक बीकर लिए या एक बकेट लिए और इसमें क्या लगा दिए हम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें इस कंपोनेंट में प्योर वाटर है, H2O प्योर फॉर्म में है, और यहाँ है सॉल्यूशन है, यहाँ क्या है, सॉल्यूशन है। मान लो ये सी वाटर हम मान लेते हैं कि ये क्या है, सी वाटर है, सलाइन वाटर है। अब क्या होगा, मतलब नमक मिला हुआ ये वाटर है। अब क्या होगा यहाँ से कि H2O मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल पास फ्रॉम द हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसमें तो प्योर फॉर्म में है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा, इसमें पास करेगा थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अब यहाँ क्या है कि व्हेन सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी सॉल्वेंट जब अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा तो यहाँ एक फेनोमेनन होगी जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस, यानी मूवमेंट ऑफ, लिखेंगे मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा, पानी की मात्रा इधर ज़्यादा है तो पानी इससे कि वाटर किससे, इस प्योर फॉर्म से ये इम्प्योर फॉर्म की तरफ जाएगा थ्रू SPM, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अब देखो ऑस्मोसिस को और किस तरीके से इसको समझा जा सकता है कि थोड़ी देर बाद क्या होगा कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जब इसके अंदर जाएंगे तो दोनों तरफ का वाटर पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। ये तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं हो जाए। थोड़ी देर के बाद क्या देखेंगे, मान लो कि यहाँ इसका लेवल कम था, इसका लेवल ज़्यादा था, ये तब तक जाएगा जब तक दोनों का लेवल क्या हो, बराबर नहीं हो जाए। यानी आप लिख सकते हैं कि थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम, द टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टू टाइप ऑफ लिक्विड अटेन द सिमिलर वाटर पोटेंशियल। अब यहाँ ये नेचुरल फ्लो है, नेचुरल फ्लो है किसका, सॉल्वेंट का, फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी प्यूरिटी से इम्प्यूरिटी के तरफ, प्यूरिटी से इम्प्यूरिटी के तरफ जा रहा है। ये प्योर वाटर है, ये इम्प्योर वाटर है, प्योर वाटर टर्न टुवर्ड्स द इम्प्योर वाटर। अब देखें क्या होगा कि अगर हम क्या करें, कोई ऐसा उपाय करें जिससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इससे इसमें आ जाए, ठीक है, इतना प्रेशर अप्लाई करें कि जिससे ऑस्मोसिस, या इतना प्रेशर अप्लाई किया जाए कि जिससे ऑस्मोसिस क्या हो जाए, रुक जाए। इस तरफ अगर प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तो ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग डिफाइन करेंगे, इज़ दैट अप्लाइड प्रेशर, इज़ दैट applied pressure so that osmosis process stops, osmosis process क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस में अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस सी वाटर से अगर प्योर वाटर की तरफ आएगा तो इस प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखिए ये हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन, ये
डिफाइन किए और ऑस्मोटिक प्रेशर का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ आइडियल गैस इक्वेशन जो है ये PV इज इक्वल टू nRT, दिस इज ऑल्सो अप्लाइड इन केस ऑफ फ्लूइड्स ऑल्सो। तो पाई भी यहाँ PV इज इक्वल टू nRT के बदले हम क्या लिखेंगे, पाई भी इज इक्वल टू nRT। ये पाई जहाँ क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, N/V RT, N/V पाई इज इक्वल टू N/V नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये CRT को डिनोट करेगा। C जहाँ क्या हो गया कॉन्सेंट्रेशन, और R हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T हो गया टेम्परेचर, एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करेंगे कि CRT के बराबर, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT। अब इस तरह से हम लोग एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे जिसमें वन टॉप साहब आते हैं, और वन टॉप बताते क्या हैं कि जितना जो कैलकुलेशन किया जा रहा है इसमें एक मॉलिकुलर एसोसिएशन या डिसोसिएशन के तहत एक सुधार की ज़रूरत है, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। और आप इससे रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चन हैं उसको कलेक्ट करें, आगे मैं इसका और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊँगा। थैंक यू।